हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हम लोग भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक मैक्स मुलर है, उनकी हम लेखक परिचय किए थे, उनकी जीवनी के बारे में पढ़े थे। और इस वीडियो में हम भारत से हम क्या सीखें पाठ परिचय करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य में परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। वह देश कौन सा है? भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छठा निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्या पर विचार कर उनमें से कई ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य हैं, तो मैं यह भी भारत ही का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और एस्मेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही साधा आह्वान करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरतम परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीय, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहे कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अलग जन्म तथा स्वस्थता जीवन पर सुधर जाए। तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। जो लोग आजकल के भारत में घूमकर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास ऐसे दूसरों शहर की याद है, जबकि मेरे अधिकतर ध्यान से सच्चे अर्थ में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर हो रही है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं तो हो सकते हैं। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसा अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। यदि आप अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विश्वास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचार सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय में श्रीलंका तक की विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचार रखना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पतीय वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीवन जंतुओं का अध्ययन में है तो आपका ध्यान सिर्फ केवल ही एक ही और आवश्यक होगा, जो कि दिनों भारत के कंतार की छावनी के साथ भारतीय समुद्री तट में मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह विश्वास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसे। यदि आप निर्विष विद्या में अभिलंब, यहाँ पर थोड़ा धुंधला हो गया है, भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। आप अपना बुक में मिलाइएगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी है और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चम्मक या किसी प्राणी का कोई भाग दृढ़ निकाले हैं तो आनंद का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध स्मारकों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के
ध्वंसावशेषों के खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। आगे है, यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, कैरियन, थ्रोसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, शको रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। दैव विज्ञान पर भारत प्राचीन वैदिक दैव विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा उसके फल स्वरूप संपूर्ण दैव विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैव विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं का अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध संसाधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रहती हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माने जाना लगा है। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रेटिलस से मिलती है। तो क्या वह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम नेवले का या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक समुद्री के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखने की तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृति की एक कथा है। कथा से सर्वांश से मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां पूर्व 4वीं सदी में ही अस्ट्रिस की कहानियों में स्थान कैसे पाई गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक प्रत्न योग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम के अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपित मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता कि ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम की पूर्व गई। यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय ही भारत, सीरिया और फलस्तीन के मध्य आवागमन के
सचिन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के वो फिर से निर्यात की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जा सकती। कौन? हाथी की दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि। और यह मान लेना भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल 10वीं-11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। आप में से कई ने भाषाओं का ही नहीं, भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। भाषाओं का नहीं बल्कि भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको यह भारत में बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्व के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके? वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतवासी जातियां की बोलचाल की भाषाओं का नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पुची, हुड, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणियों व विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। यदि आप विद्याशास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी की ज्ञात विद्याशास्त्रों के इतिहास के सर्वथा भिन्न होते हैं। इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विद्याशास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्र या समाचारित सूत्र ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे परिवर्तित विद्या ग्रंथियों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनैतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करती है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सहयोग अनायास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसको प्राकृतिक विकास तथा उसके यक्षमिक रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। बौद्ध धर्म की यह जन्म भूमि है। पारसियों के जगत थ्रू से धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मंतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहाँ आपको ऐसा अवसर भी मिलेगा जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए। वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद से प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास से संबंधित कानून हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला सीखने का या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में आह्वान का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात था। यहाँ आपको मानव हृदय के गहनतम सहानुभूति और सादास्यता के जागने वाले पाठ भी प्रचुर
परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में भी यूं कहें कि आप हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में अपने सच्चे आत्म रूप की पहचान। भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विशेष क्यों न बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का, दैत्य विज्ञान का हो या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का हो, अथवा रीति रिवाजों और परंपराओं का, प्राचीन कला या शिल्प का हो, अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचारण करने के लिए भले ही आप चाहे या न चाहें आपको भारत की शरण लेनी ही होगी, क्योंकि मानव इतिहास के संबंध में अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपादेय प्रामाणिक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारत में ही संचित है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय को भी सामयिक अध्ययन व्याख्या विवेचना कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए थी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि भारत के उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम संस्कृत है। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वोत्कृष्ट क्यों है। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है कि इसकी प्राचीनता क्यों हमें जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृति का काल पुराना है। जिस रूप में आज हम तक पहुंची है उससे भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित रहे। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों के सदियों से ज्ञात हैं और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब ग्रंथी और एंगल जैसी टेउटोनिक भाषाएं पुरानी तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाना लगा, लोग इन भाषाओं से किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर बीच में कैसे पड़ गई, यह रहस्य बना ही रहा और इसी कारण अनेक अहेतुआं उठ गई खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल्य सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी ही तत्काल लोगों को एक सही प्रश्न, सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं का अग्रज है, उसमें हमें ऐसी संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत, यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इगिन्स एक ही शब्द मिल जाता है तो हम निर्भत रूप से इस निश्चय पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे का अभिव्यक्त आयो अग्नि का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुनियम, उग्निश और साइकोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या टेउटॉनिक भाषाओं भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहाँ कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द क्यों न ढल लिए गए हों। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते थे और यह बात बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक
शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चाहे वह भी उन लोगों के अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की ही उपलब्धि थी। आप भी यह अंदाज़ा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषा, इन तीनों भाषाओं में एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां से हिंदू, ग्रीक, यूनान आदि शक्तिशाली जातियां एवं एक दूसरे से पृथक हुई थी, और यह भी उस सुंदर अतीत में भी वह हमारी आदि आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देती है जो चिंतन परंपरा के प्रवाहों के उतार चढ़ाव से घिस मंद कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी। हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम ग्रीक ऐसी योगी क्रियाएं मिलती है। मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खंड होता है तो ठहराव, मैं जीता हूँ, मैं उगता हूँ उत्पन्न होता है, या मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु असीम मतलब मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकती है। मैं ऐसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों को क्रूरताओं के अपेक्षा की कहीं अधिक ज्ञात व और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक का परिचय है, और भारतीय को पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप में वही है जो ग्रीक, लैटिन या एंग्लो सेक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी भी न पढ़ पाते, और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ा पाता तो भी हम इससे ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी नहीं सीख पाते। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य याद रहे या साहित्य 3-4 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है, और यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन की भी याद है जब इतनी गर्मी थी कि किसी काम में मन नहीं लग रहा था। तभी एक संदिग्ध कक्षा हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली ने बताया कि भारत में एक ऐसा भी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के ही क्यों जर्मन और रूस को भी सर्वथा समान थी। यह सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बात बता रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत और ग्रीक, लैटिन के संख्यावाचक शब्द, सर्वनाम और समान धातु श्यामपट पर लिखा दिखाई दिया। अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों को धारणाएं बदल चुकी है और वो बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आप को अंग्रेजी मूल को सर्वथा भूल जाए, और तब 2-3 हज़ार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका अस्तित्व विद्यमान था, तो वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया और हमारे भूल बिसरे बचपन की मधुर स्मृतियाँ फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं का अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया तो सो बात नहीं है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बना तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा
बर्बर समझने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगाना ही नहीं सीखे हैं, अपितु इसके मानव जाति के संपूर्ण इतिहास की एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया है, जो पहले नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक तो निष्कर्ष निकाला है कि सांस्कृतिक सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते थे। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रत्येक मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व गहनाइयों एवं फ्रेंच क्रियात्मक कर सके योग बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्य इस विषय में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसे अपनी जीवन यात्रा यहाँ से प्रारंभ की थी, उसे कौन सा मार्ग अपनाना और कहाँ पहुँचना है। हम सब पूर्व से आए हैं, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व से मिला है, और पूर्व पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जिसको इतिहास की वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया हो, भले ही वह गृह्य विद्या भी न हो, तो वह यह अनुभव अवश्य होगा कि वह नवजीवन स्मृतियों से भरे हुए पुराने घर की ओर जा रहा है। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके लिए आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो सके जैसा कि आज 100 वर्ष पहले सर विलियम जेम्स को उस समय हुआ था, जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ हुई अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। सुनिए उन्हीं के शब्दों में जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी। पिछले 1783 के अगस्त में उस देश के लिए समुद्र यात्रा कर रहा था कि एक दिन संध्या के समय दिन भर में रखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रहा था। एशिया के सुविस्तीर्ण क्षेत्र में चारों ओर से घिरी ऐसा श्रेष्ठ रंगभूमि के माध्यम से अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह विस्तृत अनिवार्य था। एशिया की यह भूमि नानविद्या ज्ञान की यात्री आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं के जमनी एक से एक बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि मानव प्रतिमा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म राज्य सरकार कानून या विधि सहित रीति रिवाज परंपराओं भाषा लोगों के रंग रूप और आकार प्रकृति आदि दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सादा से सर्वत्र समान दृष्टि से देखी जा रही थी। मैं यह कहे बिना नहीं रह सका कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और इसके कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। भारत को सर विलियम जेम्स अभी न जाने कितने स्वप्न दर्शनियों की आवश्यकता है, जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जेम्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है, तो उसके पीछे इंग्लैंड की सुमधुर स्मृतियाँ तथा उसके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्होंने ईरान तथा उसके प्रवीण सम्राट प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झोल रहा था। ऐसे स्वप्नदासियों की यह समझ सकते थे कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविक में परिवर्तित कैसे किया जा सकता, और जो बात यह स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी आज भी वैसे ही है, या यूँ कहें कि आप भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यदि सर विलियम जेम्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त किया है, तथा यद्यपि किसी नए सिकंदर को यह सींच कर निराश नहीं होना चाहिए कि गंगा और सिंध के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय कराने का कुछ शेष नहीं रहा।
यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद है बोध अभ्यास, यानी कि पाठ के साथ जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।